हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे पे जो आपकी बीएड फर्स्ट बैच 2026 की आपके साथ ही डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दिए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाएगा, टेलीग्राम चेक पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चेक को ज्वाइन कर सकते हैं। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या देखा, उत्तर प्रदेश या हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा, बताइए। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपका नंदा देवी है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 52 नंबर। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 16 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर 16 सितंबर को जो है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका साथियों 53 नंबर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहाँ होती है, बताइए। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? यह होती है साथियों आपका प्रधान देशांतर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है प्रधान देशांतर पर नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा देख के चलिए क्वेश्चन। मैं अगर गलत बताऊंगा तो आप लोग जो है गलत ही टिक करेंगे ना। आपको पढ़ाया भी गया है दो। क्या है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होता है। चलिए 54 नंबर है। नीली क्रांति किससे संबंधित होते हैं? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है आपका मत्स्य उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर है। नीली क्रांति का जो संबंध है मछली उत्पादन से, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 55 नंबर। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा, बताइए। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है महाराष्ट्र, मतलब नगर का सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका साथ ही 56 नंबर। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र लगाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है? चरी, बरसीम, धान, मटर, ठीक है। ये चार फसल चक्र लगाने के लिए कितने खेत की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर होती है दो, ठीक है। एक को काटो दूसरा बो दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए जो है दो खेतों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका साथी है 57 नंबर। 2:1 टाइपफॉर्मिक फैलाने वाले सिलिकेट क्लेस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, बताइए। सीईसी यानी कि कैप्शन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है? 2:1 टाइपफॉर्मिक फैलाने वाले सिलिकेट क्लेस के धनायन विनिमय क्षमता यानी कि सीईसी कैप्शन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है? तो यह होती है साथियों आपकी 20 से 40 मैक्यू पर 100 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, क्लियर। 20 से 40 में और 100 ग्राम पर जो है कैप्शन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 58 नंबर। चीज के जामने, ठीक है, चीज के जामन में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं? चीज के जामन में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं? चीज आपने बहुत खाया होगा ना, तो चीज के जामन में जो है किस प्रकार के जीवाणु का पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं लैक्टिक अम्ल तथा सुवास यानी कि फ्लेवर पैदा करने वाले दोनों जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। चीज में आपके लैक्टिक अम्ल तथा सुवास यानी कि फ्लेवर पैदा करने वाले दोनों जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर है। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है, बताइए। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है? तो गांठ गोभी के लिए जो है मृदा अच्छी होती है दोमट मृदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है, सही उत्तर। गांठ गोभी के लिए जो है दोमट मृदा अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 60वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइए सही उत्तर का।
भारत की लगभग जो 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है कहाँ से बताइए। भारत की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि कहाँ से आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है कृषि क्षेत्र में आती है, ठीक है। भारत की लगभग जो है 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है कृषि क्षेत्र में आती है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 61 किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, बताइए किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो है निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो सकती है हार्डिंग के कार्यकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। गवर्नर जनरल हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो है कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो है निर्माण हुआ था। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है साथियों किसने तैयार किया था, तो आपका राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। चलिए 63 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। क्या देगा, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, बताइए। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो देवदास उपन्यास के रचनाकार आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, सही उत्तर होगा, ठीक है। देवदास उपन्यास के रचनाकार आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। 64 नंबर प्रश्न पूछे, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था, बताइए। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो है जनगण मन जो है कहाँ पर गाया गया था, तो ये गाया गया था साथियों हमारा कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन जो है कोलकाता में गाया गया था। 65 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, बताइए। भारत में सिविल सेवा का जो सूत्रपात है किसने किया था, तो कार्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 66 नंबर प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक औद्योगिकीकृत राज्य है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक औद्योगिकीकृत राज्य है, तो ये राज्य का नाम है आपका महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 67 तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है, बताइए। तेजड़िया और मंदड़िया वुल और बियर, ठीक है, वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा स्टॉक मार्केट से, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा डी दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 68 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती। आयात शुल्क है, आयकर है, चुंगी या वैट है, क्या है, तो आपका राइट आंसर होता है आयकर है, ठीक है। जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। आयकर से जो है कीमत में वृद्धि नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है, सही उत्तर है। चलिए 69 नंबर प्रश्न सामने दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार जो है कौन सा देश जो है स्वर्ण का सबसे बड़ा आयतक है, तो सबसे बड़ा आयतक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा भारत है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है स्वर्ण का सबसे बड़ा क्या है, आयतक देश है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर है, निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी को क्या कहते, अर्थ क्या थे। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है, तो हार्ड करेंसी का अर्थ होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। उसको जो है हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है। मतलब मांग ज्यादा है और उसकी और जो पूर्ति है वो आपकी कम हो रही है, ठीक है। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, आपूर्ति है उसकी कम है लेकिन मांग उसकी ज्यादा है, ठीक है, ये बात हो गई। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। 71 नंबर है, कमांड इकोनॉमी इस शब्दावली का तात्पर्य है, क्या बताइए। कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का क्या तात्पर्य, तो कमांड इकोनॉमी शब्दावली का तात्पर्य आपका हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य है नियंत्रित अर्थव्यवस्था।
बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर कौन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अस्थायीकरण का आधार होते हैं? अस्थायीकरण का आधार कौन सा है? तो अस्थायीकरण का आधार जो दिया गया आपका असमानता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी ये दिया गया राइट आंसर होगा। अस्थायीकरण का आधार हमारा असमानता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए 73वां प्रश्न, ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रगति के नैतिक अवधारणा पर जोर दिया? बताइए निम्नलिखित में से किसने जो है प्रगति के नैतिक अवधारणा पर जोर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है माइकल वर्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया राइट आंसर। प्रगति के नैतिक अवधारणा पर जोर आपका माइकल वर्नी ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए 74वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किस में नहीं आता? बताइए सामाजिक परिवर्तन जो है निम्न में से किस में नहीं आता है? तो सामाजिक परिवर्तन जो है आपका परंपरा में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन जो है परंपरा में नहीं आता है। कानून शिक्षा धर्म जो है सामाजिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, परंपरा को छोड़कर। 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, सांस्कृतिक प्रतिस्थापन निम्न में से कौन सी प्रकृति? सांस्कृतिक प्रतिस्थापन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए यह प्रक्रिया है साथियों हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन की। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? सांस्कृतिक प्रतिस्थापन जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई। अपना जो फीडबैक है क्लास का चेक करेंगे, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, अपना रिवीजन प्रैक्टिस आप लोग जारी रखेंगे। आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।